ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट, एंड इसमें गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस, जिसको हम लोग दोबारा बेचने के लिए खरीदे हैं वह गुड्स है, जिसको हम लोग दोबारा बेचने के लिए खरीदे हैं वो गुड्स है। यहाँ मटेरियल वर्ड यूज करना है, तो अदर देन स्टॉक, अदर देन रीसेल पर्पस, सेल के अलावा भी हम लोग कुछ गुड्स को खरीदते हैं विच इज फॉर यूज इन द बिजनेस। नहीं, वो हम ट्रेड की बात नहीं कर रहे, अदर देन ट्रेड, अदर देन गुड्स, अदर देन ट्रेड, व्यापार नहीं कर रहे। रॉ मटेरियल भी आप खरीद रहे हो तो कुछ बनाना चाह रहे हो, है ना। जैसे आपका शॉप है साइकिल का, यू परचेज साइकिल एंड यू सेल साइकिल, ठीक है, बट स्टिल यू कीप सम स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी? स्टेशनरी से एग्जांपल्स क्या होता है? कैन यू प्लीज? मैं पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, है ना, और रजिस्टर, बिल बुक, और सारे जर्नल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कहीं ना कहीं सपोज आप बिल बुक रखे हुए हो, कार्बन कॉपी रखे हो, स्टेपलर रखे हो, पिन रखे हो, एक साल आपने खरीदा तो आपने, आप क्या एंट्री पास करते हो? प्लीज टेल मी, व्हेन यू परचेज स्टेशनरी व्हाट द एंट्री यू पास? स्टेशनरी टू कैश, ठीक है, स्टेशनरी टू कैश। सपोज वी आर परचेज्ड इट ऑन पहले दिन, 1/4/1, पहले दिन, साल का पहला दिन, हम लोगों ने 5,000 रुपए का स्टेशनरी बिल बुक छपवा लिया, और बहुत सारे पेपर्स, A4 साइज के पेपर बंडल बंडल करके यूज आएगा। यूज आया भी, साल भर ये यूज आया भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा खत्म ही हो गया। इन द लास्ट डे कुछ स्टेशनरी बचा हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड। 1,000 रुपए का स्टेशनरी अभी भी हाथ में बचा हुआ है, ठीक है, साल भर के अंत में। तो टेल मी, जब आप पीएल अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग पीएल में स्टेशनरी कहाँ जाता है? प्लीज टेल मी। पीएल में जाता है टू, एक खर्च के रूप में, टू यू कैन राइट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। अगर हम प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहे तो यहाँ पर हम लोग यही अकाउंट खोलेंगे, ठीक है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर आप 4,000 लिखोगे या 5,000 लिखोगे? यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा? 5,000 का आपने साल भर में खरीदा, साल भर यूज किया, और 1,000 अभी और बचा हुआ है, तो साल भर में यूज कितना हुआ? राइट, मेरा क्वेश्चन क्लियर था? 4,000, तो पीएल में ये कितना जाएगा? ओनली 4,000। 4,000 या 5,000? 5,000 का खरीदा, 1,000 अभी भी बचा हुआ है, तो यूज 4,000, तो 1,000 का अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इस चीज का छोटा सा एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल विच विल बी यूज्ड इन द बिजनेस, लाइक स्टेशनरी। आप एग्जाम्पल में वहां लिख लो लाइक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेशनरी आइटम्स, ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल आपके लिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 720 रुपए या 700 रुपए, चलिए। परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, कैश परचेज 3,000, उधार में खरीदे, क्रेडिट परचेज 2,000, ठीक है। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना मान ले? से इट इज 1,500। एंड द क्वेश्चन इज, 2 नंबर का क्वेश्चन, प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट बनाइए, छोटा सा क्वेश्चन आया। तो स्टेशनरी अकाउंट ये क्या है? आपका माइंड जरूर आपसे पूछ रहा होगा। स्टेशनरी एक खर्च है,
लेकिन लाइक सैलरी, जैसे सैलरी है वैसे ही स्टेशनरी है, लेकिन सैलरी और स्टेशनरी में एक अंतर है, सैलरी में कोई उसका फिजिकल अस्तित्व नहीं होता, लेकिन स्टेशनरी के मटेरियल्स का स्टॉक होता है, ओपनिंग भी होता है एंड क्लोजिंग भी होता है। तो स्टेशनरी अकाउंट बोला है बनाने, चलिए हम स्टेशनरी अकाउंट ड्राफ्ट करते हैं। टेल मी ओपनिंग स्टॉक आप डेबिट साइड लिखोगे या क्रेडिट साइड? ये कौन सा अकाउंट है? स्टेशनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट बनाने यही बोला है। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, आपके माइंड में, स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसको डेबिट साइड लिखे या क्रेडिट साइड। आंसर आप खुद देते हो, भैया स्टॉक है तो एसेट ही, चाहे वो फिक्स एसेट हो, चाहे वो ट्रेड करने के लिए गुड्स का स्टॉक हो, कैसा भी स्टॉक हो, स्टॉक तो स्टॉक है। तो दिस इज माय एसेट। तो यू विल, अगर पहली बार भी आप अकाउंट बना रहे हो और आराम से अगर शांत दिमाग से बनाओगे तो यहाँ पर ये अपने आप आपका माइंड बोलेगा बैलेंस डेबिट साइड ही होगा। राइट है, कितने का बैलेंस है? 700। सिंस दिस इज स्टॉक, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, ये भी आपका माइंड बोलेगा। लेजर बनाने का एक ही रूल है, उसका बैलेंस ढूंढ लो कि ये डेबिट बैलेंस का है या क्रेडिट बैलेंस का। हमारे एग्जाम्पल में आया है इसका बैलेंस क्या है? डेबिट। जब भी बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे और जब भी घटेगा तो हम क्रेडिट करेंगे। चलिए अब आप खरीद कर लाए, बढ़ा या घटा? शैल आई राइट टू कैश, टू क्रेडिट परचेज? क्रेडिट परचेज शायद मिस्टर एक्स से हमने किया है, जिससे भी किया उसका नाम लिख देंगे। दिस इज 3000, दिस इज 2000, राइट? अच्छा, फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, अब इसको किस साइड लिखेंगे? आपका माइंड बोल रहा है लास्ट आइटम बाय बैलेंस सीडी लिख दें, अमाउंटेड टू 1500। और यहाँ पर कुछ और बैलेंसिंग फिगर, ये 5700 है, 5700 में अगर 1500 चला गया तो आई थिंक 4200। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? बस बाय मटेरियल कंज्यूम्ड, यस, एंड आई कैन राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही पैसा, यही अमाउंट पीएल में डेबिट होगा। आप पीएल बनाते हो, आपको पता है स्टेशनरी डेबिट होता है, जैसे सैलरी डेबिट होता है वैसे ही पीएल में स्टेशनरी भी एक खर्च में क्रेडिट। आपके ट्रायल बैलेंस में दिया है स्टेशनरी 4200, तो आप डायरेक्ट लिख देते हो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4200, राइट? जनरली ऐसे ही रहता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर आपको एक कैलकुलेट करने बोलेगा, सारी चीजें देंगे 4200 नहीं देगा, ठीक है? तो 4200 कैश ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग दिया है, इस साल कितना खरीदे वो दिया है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने इस साल कितना कंज्यूम किया। तो यही चीज है स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन द बिजनेस, राइट? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू जो ऑनलाइन में बच्चे जुड़े हैं? यस मैम। Yes, ma'am. यस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18 क्या था? पॉइंट नंबर 18, sorry, goods sent on approval basis, जिसको दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं सेल और रिटर्न बेसिस। मिस्टर एक्स इज अ बिजनेसमैन, वो गुड्स बेचता है, ठीक है? एक कस्टमर आता है, टू बी कस्टमर, अभी खरीदा नहीं है सामान को। मिस्टर पी कम्स टू हिम, या मिस्टर सी फॉर कस्टमर उसके पास आ रहा है, वो कंफ्यूज्ड है, वो सामान खरीदना चाह रहा है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा ले या ना ले, साइज बड़ा छोटा, कलर पसंद आए ना आए। तो एज अ सेलर कस्टमर को एक चॉइस देता है, कस्टमर को एक ऑप्शन या एक मौका देता है कि तुम इसे घर ले जाओ, घर ले जाओ, पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस कर देना। तो गुड सेंट ऑन, अब सेंट है, सेल नहीं है, सेंट भेजा है, गुड्स आप भेज रहे हो, पसंद आए तो भैया रख लेना और नहीं तो रिटर्न कर देना, सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है? तो मिस्टर सी गुड्स को ले गया,
अब एक्स अपने बुक में क्या एंट्री फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेलर, हम कौन सी एंट्री कैसे पास करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, 1 तारीख को 1st of November 2020 goods sent to Mr. C, कस्टमर के पास आपने भेजा 50,000 रुपए का सामान। ठीक है, तो क्या जर्नल होगा ये हमें देखना है। ओके, क्या जर्नल होगा, तो नाउ द आंसर इज, जिस दिन गुड्स जाता है ट्रीट इट एज ऑर्डिनरी सेल, ट्रीट इट एज सेल। ठीक है, तो पैसा तो नहीं देके जा रहा, तो आप ट्रीट इट एज क्या लिखना चाहिए, क्रेडिट सेल। उधार में बेचे, इसका एंट्री पास कर दो 1/11 को, जिस दिन वो गुड्स ले गया। व्हाट शुड बी द एंट्री, टेल मी। कस्टमर, हाँ, सी टू सेल। ठीक है, यू आर द सेलर, आप अपने बुक में ये एंट्री पास कर दिए, सी टू सेल। नाउ व्हाट विल हैपन, टेल मी। कुछ दिन बाद आप उसको एक रीजनेबल टाइम, कुछ तो समय दोगे, 7 दिन का, 10 दिन का, 2 दिन का, कि 2 दिन के अंदर बता देना। ओके, यू मस्ट गिव हिम सर्टेन टाइम। तो वो, अब हमारे कस्टमर के पास 2 चॉइस है, या तो वो यस बोलेगा या तो वो नो बोलेगा, यही है ना, या तो रखेगा या तो वापस कर देगा। आफ्टर से 1 वीक से ऑन 7 तारीख सी आता है और बोलता है यस मैंने रख लिया, व्हाट विल बी द जर्नल, बैंक टू सी, सेल का जर्नल बताना, कैश आने का जर्नल, और पैसा लेके नहीं आया, वो आके सिर्फ या फोन कर दिया या पसंद आ गया घर में सामान, मैंने खरीद लिया। व्हाट विल बी द एंट्री ऑन 7 तारीख, व्हेन ही सेज यस, व्हेन द गुड्स आर एक्सेप्टेड, क्या एंट्री होगा, अभी पैसा नहीं दिया है, पैसा देगा बाद में, वो उधार में ही खरीदा हुआ है, क्या एंट्री होगा, नो एंट्री। क्या कोई एंट्री होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री आपने इसे सेल्फ ट्रीट कर दिया था। बट ऑन द सेम डे इफ ही सेज नो, आपने सेल का एक एंट्री पास किया था 1 तारीख को, अब ये इसको कैंसिल करना पड़ेगा, आपने सेल का एंट्री पास कर दिया था, राइट, लेकिन अब ये सेल रहा नहीं, वो गुड्स को वापस, हाँ ना, तो आप इसका रिवर्स, जस्ट रिवर्स एंट्री पास करो, आप सेल को डेबिट करो या सेल्स रिटर्न को डेबिट करो टू सी, 50,000 से आप इसकी एंट्री पास कर दो, बस यही 2 एंट्री है। जिस दिन ले गया उस दिन ट्रीटेड एज सेल, रख लेता है नो एंट्री, वापस करता है रिवर्स एंट्री। साल भर ये काम होते रहता है, कभी 1 तारीख को ले गया, फिर 5 तारीख को कोई दूसरा कस्टमर ले गया, फिर 15 तारीख को कुछ दूसरा कस्टमर ले गया, तो एवरी डे व्हेनेवर गुड्स आर बीइंग सेंट, नॉट सेल, अब ये बेचा नहीं जा रहा, भेजा जा रहा है, समझ में आ रहा है, दिस इज नॉट सोल्ड, दिस इज ओनली सेंट। ओके, जब भी गुड्स को भेजा जाता है एक एंट्री पास होती है, ट्रीट इट एज नॉर्मल सेल, रख लिया तो नो एंट्री और रिटर्न कर दिया तो रिवर्स एंट्री। साल भर ये काम होते रहता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं कटसी होता है, सारे कस्टमर को तो नहीं, लेकिन किसी किसी कस्टमर को, आप जो स्पेशल कस्टमर है उनको, या कोई आपका फ्रेंड ही है जो आपकी शॉप से कुछ खरीदना चाहता है, तो यू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी एज अ सेलर। चलिए, अब एक इसमें एक और इशू है, साल भर दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती ईयर एंड में। ईयर एंड में जैसे 29/3, देखो ईयर एंड का कितना पास है, 21, और आपके पास मिस्टर सी आया, भाई मुझे सामान दे दो, मैं ले जाऊंगा, पसंद आएगा तो रख लूंगा, नहीं तो वापस कर दूंगा, आप ले बोलते ले जाओ। ठीक है, क्या एंट्री पास किए, सी टू सेल, 50,000 रुपए का सामान ले गया, आपने उनसे बस जाते जाते एक बात बोला, भाई तुम विद इन अ वीक मुझे कंफर्म कर देना, आप हमेशा उसको बोलते हो विद इन अ वीक, लेकिन विद इन अ वीक में अब क्या होगा, आप देखो ईयर चेंज हो रहा है। ओके, सपोज वीक 4 तारीख या 5 तारीख तक आई थिंक जाएगा, लेकिन उसके पहले 31 दिन आ गया, और 31 दिन में तो साल बदल रहा है,
ठीक है ना, आपको एक साल का अकाउंटिंग क्लोज करना और अगले साल के लिए आगे बढ़ना है। तो इस दिन के पहले तक या तो वो हाँ बोलेगा यस, या तो वो ना बोल सकते 31 तारीख तक, या तो नो रिप्लाई, राइट ना। हाँ बोल दिया कोई बात नहीं, नो एंट्री। ना बोल दिया 31 तारीख को ही ना बोल दिया, बहुत सही है, सेल टू सी आप रिवर्स एंट्री कर दिए। बट अभी तक अगर वो कोई रिप्लाई नहीं किया तो क्या करेंगे, एक छोटा सा कंफ्यूजन हम लोग फंसेंगे, राइट ना। तो अब क्या करेंगे, ये एक छोटा सा चीज सीखना है। एक्चुअली आपको तीनों सीखना, आप ये सीख चुके हो, यस बोला नो एंट्री, नो बोला रिवर्स एंट्री। बट इफ ईयर एंड कम्स, ये प्रॉब्लम साल भर नहीं होगा, साल के अंत में ही होगा। इफ ईयर एंड कम्स and the customer gives no reply, then what will we do? Then number 1 step, cancel sale, मतलब सेल को रिवर्स करो, रिवर्स द सेल एंट्री, रिवर्स द सेल एंट्री। हाँ, रिवर्स सेल, क्योंकि अगर वो हाँ बोलेगा भी तो अगले साल हाँ बोलेगा, और अगर वो सेल होगा भी तो अगले साल का सेल होगा, एक साल का तो सेल होने से रहा। तो पहला नहीं, सस्पेंस क्यों, सस्पेंस तो हमेशा रेक्टिफिकेशन में आता है बेटा, जब गलती होती है। हाँ, कोई गलती नहीं हुई है, साल तो चेंज हुआ है, लेकिन गलती तो नहीं आप बोलोगे ना इसको, ठीक है। तो आप सेल को तो रिवर्स करोगे, नंबर 1। दूसरा इफेक्ट आपको देना होगा, इंक्रीज द क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीज द क्लोजिंग स्टॉक, जैसे गोडाउन में स्टॉक इन गोडाउन है आपका 1 लाख रुपए का, आपने गिन लिया है कि मेरे स्टॉक गोडाउन में स्टॉक कितना का है, 1 लाख का, लेकिन कुछ आप ही का सामान आपके कस्टमर के घर पर है, तो क्या वो भी आप ऐड करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे। तो ये 2 एंट्री पास करेंगे उस समय। अगर वह यस बोलता है तो नो एंट्री, यहाँ पर लिखेंगे तो नो एंट्री, है ना। अगर वो नो बोल दिया, बढ़िया है, क्या कर देंगे, रिवर्स एंट्री। अगर नो रिप्लाई देता है तो हमें ये 2 एंट्री करना पड़ेगा। नो रिप्लाई के केस में सबसे पहले सेल को रिवर्स करिए, तो सेल को रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे, सेल टू सी, राइट, कितने से, 50,000 से, राइट। और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा, तो स्टॉक को डेबिट करेंगे ना, एसेट है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा टर्म चेंज करेंगे, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट, ठीक है। स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आप एक टर्म नया देखोगे, स्टॉक विथ कस्टमर। कैसे देखेंगे, देखो ट्रेडिंग अकाउंट आपका बनता है, दिस इज द क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला आइटम यहाँ सेल होता है, सेल में से घट गया 50,000, राइट, सेल डेबिट हो रहा है। जो भी सेल था, सपोज सेल था 10 लाख रुपया, तो सेल से आप हटा दोगे 50,000 रुपए को, सेल को रिवर्स कर दिए तो सेल घटेगा। दूसरा बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अब 2 रहेगा, इन गोडाउन, गोडाउन में कितना है तो 1 लाख का है, और विथ कस्टमर, कस्टमर के साथ कितना है ये लिखेंगे, क्लियर है। टोटल क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। इज दिस क्लियर। सेल को काटना है, सेल को घटाना है, और क्लोजिंग स्टॉक को उतने ही, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है। बट द क्वेश्चन इज क्लोजिंग स्टॉक 50,000 से बढ़ेगा कि कितना से बढ़ेगा, एक छोटा सा एक और माइंड लगाओ, तो ये हम लोग को देखना है। सेल में प्रॉफिट होता है हमेशा, आपको पता है, सेल इंक्लूड्स द वर्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लेकिन जो स्टॉक हम लोग का है क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज एट कॉस्ट जनरली, राइट। तो अब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये जो सेल 50,000 का है, इसका कॉस्ट 40,000 था। सपोज ये 40,000 का सामान था, जिसमें आपने 10,000 प्रॉफिट ऐड किया था, और इसे 50,000 में बेचा, सॉरी भेजा था, नॉट बेचा था, भेजा था। तो सेल का एंट्री तो 50,000 से होगा। इज इट क्लियर, सेल का एंट्री कितने से होगा, 50,000। लेकिन जब
स्टॉक का एंट्री कितने से होगा, 50 से कि 40 से? इट विल बी एट कॉस्ट। हाँ, वो प्रॉफिट लगा के बेचे थे, तो जब रिवर्स कर रहे हैं तो स्टॉक जब बढ़ा रहे हैं तो वो 50 से नहीं बढ़ेगा, 40,000 से बढ़ेगा। हाँ, ये 40,000, ये इसका यहाँ पर ये 40,000 से ऐड होगा। इज इट ओके? ठीक है, समझ में आ गया सबों को? ओके, नेक्स्ट एक और पॉइंट था, पॉइंट नंबर। हाँ बोलो। एंट्री तो कर दे रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास तो गुड्स तो नहीं है ना मैम रियल में। हाँ, दिस इज अगेन टू मेक इट क्लियर कि एंट्री तो हो रहा है लेकिन गुड्स आर नॉट विथ अस, नॉट इन गोडाउन, नॉट विथ अस। गुड्स आपके पास नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, आई थिंक ये तनु का आवाज था ना? यस मैम। ओके, टेल मी तनु, यू आर इन धनबाद राइट? आपका धनबाद में एक घर है, एक प्रॉपर्टी आपका, आपके पापा का नहीं। यू हैव परचेज्ड वन हाउस, वन फ्लैट। आपने धनबाद में फ्लैट खरीदा है 5 लाख रुपए का, और आपने एक दिल्ली में भी फ्लैट खरीदा है 25 लाख रुपए का। अब बैलेंस, आप यू आर इन धनबाद, आप इस घर पे रहते हो। अब आप बैलेंस शीट अपना बना रहे हो, तो उसमें कौन सा घर दिखाओगे? दोनों दिखाओगे? दोनों दिखाएंगे। क्यों दोनों दिखाओगे? एक तो तुम्हारे पास नहीं है, यहाँ पर दिल्ली वाला घर तो तुम्हारे पास नहीं है, मेरा है। यस आई मैम। थिंक यू गॉट योर आंसर। यस मैम। कहीं भी हो, संसार के किसी भी कोने में रखा हो, इफ यू आर द ओनर, इट विल कम इन योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट, बैलेंस शीट में एसेट, ये अगर मिस्टर ए का बैलेंस शीट है तो यहाँ वो एसेट लिखता है। पहला क्वालिटी होना चाहिए, मस्ट बी ओन्ड बाय एंटरप्राइज, मस्ट बी ओन्ड बाय मिस्टर ए एंटरप्राइज। ए शुड बी इट्स ओनर। अगर आप ओनर हो तभी आएगा, और ओनर नहीं हो तो कोई एसेट, मिस्टर बी का एसेट यहाँ नहीं दिख सकता, सी का नहीं दिख सकता, और आपका हर वो एसेट दिखेगा जिसके आप ओनर हो, चाहे वो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं रखा हो। आपने अमेरिका में खरीदा है तो वहां से कन्वर्ट करके, वहां तो डॉलर में खरीदेंगे, तो यहाँ रुपए में बना रहे तो इट विल बी कन्वर्टेड इन रुपीज। अफगानिस्तान में मत खरीद लेना, ठीक है? ओके, चलिए, shall we go ahead? Point number 20. Tell me the point. I think it is based on commission. Commission based on net profit. तो कमीशन आप देखते हो, बहुत बार क्वेश्चन आपको 11th में मिला होगा जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, कि यहाँ पर द गिवन कमीशन टू मैनेजर या एनीवन, किसी और को आप कमीशन दे रहे हो, जनरली इट इज मैनेजर, जनरली इट इज मैनेजर, मैनेजर को कमीशन दिया जाता है बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, बिफोर चार्जिंग, कमीशन मैनेजर को देना है 5% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा रहता है आफ्टर चार्जिंग। यस, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सपोज करते हैं सारे, दिस इज जो जीपी आया 5 लाख, दिस इज, हम सिर्फ पीएल पार्ट बना रहे हैं, ठीक है? और यहाँ बहुत सारे खर्चे होंगे, सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब खर्चों को मिला करके आया 4,50,000, सारे खर्चे मिला करके। सो नेट प्रॉफिट इज कमिंग 50,000, राइट? बट दिस इज गिवन, कमीशन भी देना बाकी, यहाँ पर कमीशन लिखना बाकी है, कमीशन टू मैनेजर। इफ द टर्म यूज्ड बिफोर चार्जिंग, तो आप नेट प्रॉफिट लिखो, जीपी लिखो, सारे खर्चे लिखो, एक नेट प्रॉफिट देगा। तो 50,000 नौ कैलकुलेशन करेंगे, कमीशन इज इक्वल टू व्हाट? नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन, रेट डिवाइडेड बाय 100, सो इट विल बी 50,000. What is the rate in our case? That is 5/100. कमीशन का अमाउंट आ रहा है 2500, आई थिंक, राइट? आप कमीशन यहाँ पर 2500 लिख दोगे, पीएल में देखना,
आप कमीशन यहाँ 2500 लिख दोगे और नेट प्रॉफिट कितना लिखोगे 4750. Got it? If this is before charging, 5 by 100, rate by 100. But if this is after charging, commission bill will be net profit into rate by 100 plus rate. ठीक है? So it will be 50,000 into 5 by 105. Give me the amount. ये 21 होता है. 2380 पॉइंट कुछ आ रहा होगा. 0.9 9 तो 81 ले ले. 0.9 है तो 2381. ठीक है? 2381. नाउ गलत है क्या अमाउंट? सही है. ठीक है, तो 95 को हमने यहाँ पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट लगाया. अरे पॉइंट पे लिखना जरूरी नहीं था, है ना? पढ़े ना पॉइंट में लिखना. वी कैन इग्नोर इट. रेलिवेंट आइटम्स को लाना है, इररेलिवेंट को छोड़ सकते हैं, तो पॉइंट में लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया. नाउ द कमीशन विल बी 2381 एंड नाउ द नेट प्रॉफिट विल बी हाउ मच? प्लीज टेल मी. 50,000 में से इतना लेस कर दो. 47619. ठीक है, तो इसी तरीके से निकालना. इफ इट इज बिफोर चार्जिंग, यहाँ फॉर्मूला आ गया. बिफोर चार्जिंग इज रेट बाय 100, आफ्टर चार्जिंग इज ओके. दिस इज ऑल अबाउट कमीशन. और आगे चलते हैं हम लोग. अब क्या पढ़ना है? जस्ट अ मिनट. हेलो, हाँ जी, हाँ खुला हुआ है. नहीं आप आ जाइए. कितने बजे तक आएंगे? ऑफिस तो खुला रहता है. 5 बजे तक रहेंगे हम लोग. ठीक. चलिए, नाउ वी स्टार्ट विथ प्रोविजन. प्रोविजन कुछ पता है या शुरू से पढ़ना है? मैम एक यस सर. मैम कमीशन में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मतलब क्या फर्क पड़ा मैम आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग पे? हमको ये 11 से समझ में नहीं आता है. 11 से ही नहीं समझ में आता. समझने का कोशिश किए कभी? कोई सर से नहीं पूछी थी? सर से पूछे थे तो सर है ना हाँ. पूरा बताते थे ना, तो एक साथ सारा बताते थे तो फिर नहीं समझ में आता था. हर क्वेश्चन इज क्या फर्क पड़ा. कमीशन यहाँ कितना आ जाएगा? 2500 हटा देंगे 50,000 में. 47500. ये बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग. कमीशन इज 2391 था ना, 81 था. और यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट इज टू कितना अमाउंट है? 47619. 47619. यहाँ पर कमीशन इज बिफोर चार्जिंग. बिफोर चार्जिंग का मतलब नेट प्रॉफिट 50,000 है. बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या? चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब है पीएल में खर्च को शो करना, रिकॉर्ड करना. तो अभी आपने कमीशन खर्च को रिकॉर्ड नहीं किया, तब जो नेट प्रॉफिट है उसका 5% निकालो. मतलब नेट प्रॉफिट में से कमीशन लेस करने के पहले 5% निकाल दो. समझ में आया तनु? यस मैम आ रहा है. हाँ कमीशन को लेस नहीं करना है. अभी देखो ये नेट प्रॉफिट करेक्ट नहीं है. आप देखो ये नेट प्रॉफिट क्या इतना होना चाहिए? नहीं, कमीशन नाम का खर्च बचा हुआ है, लेस नहीं हुआ है. बोला कोई बात नहीं, कमीशन का अमाउंट आप लेस करने के पहले ये परसेंटेज को अप्लाई करें कमीशन निकालने के लिए. आपने निकाला. आप देखो ये कमीशन इसका 5% नहीं है, नेट प्रॉफिट का 5% नहीं है, फाइनल नेट प्रॉफिट का ये 5% नहीं है. इसको चार्ज करने के पहले, अच्छा इसको ऐड बैक करो तो इन दोनों को ऐड करो जरा. ऊपर लिखते 50,000, इन दोनों को ऐड करके
कमीशन इसका 5% है, राइट। बिफोर चार्ज, कमीशन चार्ज करने के पहले जो नेट प्रॉफिट है, कमीशन घटाने के पहले जो नेट प्रॉफिट है, उसका 5% हमारा कमीशन होगा। गॉट इट? मेरा वर्ड समझ में आया? Yes, sir. कमीशन को घटाने के पहले सारे खर्चे घटा दो, सारे खर्चे घटा दो, हाँ, लेकिन कमीशन मत घटाओ। 2500 तो पता ही नहीं है अभी, 2500 तो बाद में निकला। सारे खर्चे घटा दिए, सेल था, जीपी था 5 लाख, सारा खर्चा था 4,50,000, सारे खर्चे हटा दिए तो 50,000 निकला नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कैन आई कॉल इट बिफोर चार्जिंग कमीशन, राइट। अब इसका 5% कमीशन होगा 2500, ये आपने कैलकुलेट किया, इसको अपने पीएल में डाला और नेट प्रॉफिट निकाला। ये है बिफोर चार्जिंग। लेकिन आफ्टर चार्जिंग अब आपका माइंड कुछ बोल रहा है, नहीं भैया, 5% कमीशन और नेट प्रॉफिट में जो रिलेशनशिप 5% है, कमीशन इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट अल्टीमेट प्रॉफिट होना चाहिए, एकदम लास्ट वाला प्रॉफिट होना चाहिए, कमीशन घटा हुआ प्रॉफिट होना चाहिए, कमीशन घटा हुआ वाला प्रॉफिट होना चाहिए। 5% आफ्टर चार्ज है। बोलो, आप तो बोलोगे हमको वो तो पता नहीं। कैसे नहीं पता? आप बोलोगे मुझे नेट प्रॉफिट पता है कि 50,000 है और इसमें से कमीशन को लेस करना है, ठीक है, कमीशन भी नहीं पता है और नेट प्रॉफिट तो पता, उसके बाद भी चलिए, तो कैसे निकालेंगे? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ एकदम लास्ट वर्ड, कैन आई कॉल इट नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अभी कमीशन नहीं दिए हैं, उसमें से कमीशन को लेस करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट होगा, ये नेट प्रॉफिट और इस कमीशन में 5% का रिश्ता है, राइट। ये कमीशन कितना है? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको हम 100 मान लिए, इज इक्वल टू, ठीक है, रेट। कैन आई राइट इस कमीशन को, अगर कमीशन इज 5%, दिस इज 5, राइट, माइनस, और ये नहीं पता, इसको x मान लिया। नाउ व्हाट इज x? x को अगर निकालेंगे, x इज इक्वल टू 105 हुआ, 5 उधर जाके ऐड हो गया, ठीक है। इसीलिए नेट प्रॉफिट इंटू 5, अभी आपको 5 निकालना ना, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ नेट प्रॉफिट, और अब x क्या दिया हुआ? x हमें बिफोर कमीशन इज 5, उसको अलग अच्छे से समझाते हैं आपको। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन is equal to net profit. We take this net profit as 100. This is 5 minus है. Can I write here 105? लिख सकते हैं. Can I write here? अब ये दिया हुआ आपको 50,000. अगर ये 50, ये 105 है तो ये 5 है. तो अगर ये 50,000 है तो ये कितना होगा? 50,000 इंटू 5/105 होगा. इसको ये यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं क्या? तो चीज ये है, ऐसे वो फॉर्मूला डेवलप हुआ है. अगर इतना समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला रख लो, वही ज्यादा अच्छा है, इतना दिमाग नहीं लगाने का. लेकिन वो, अब तुम एक चीज देखोगे, अब ये पक्का कमीशन इसका 5% आ रहा होगा. 2381 आप ऐसे करो, 2381 डिवाइडेड बाय 47619 इंटू 5, ये निकालो तो कितना, इंटू 100 करो, यू विल गेट 5%. कुछ पॉइंट में तो आगे पीछे हो सकता है क्योंकि 0.9 कुछ था, बहुत स्लाइट डिफरेंस आएगा, बट यू विल गेट इट. इंटू 100 ऑफ कोर्स परसेंट है ना, 5.00 करके कुछ आ रहा हूँ. ठीक है, तो अब ये पक्का 5 आफ्टर चार्जिंग में पूरा इसी पर बेस्ड रहेगा, और बिफोर चार्जिंग में उसको चार्ज करने के वाले
5%। चलो इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि प्रोविजन को समझना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस लेवल पर जो प्रोविजन आपको काम आएगा, 3 प्रकार का प्रोविजन। नंबर 1 प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ओके ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, 4 फिर हो जाएगा। तीसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड चौथा प्रोविजन फॉर रिपेयर्स हो सकता है। ये चारों आपको टर्म्स मिले। व्हाट इज प्रोविजन? प्रोविजन क्या है? प्रोविजन इज जाना हुआ खर्च, नॉन एक्सपेंस और लाइबिलिटी, देना है बिलिटी, नॉन लाइबिलिटी, नॉन एक्सपेंस और नॉन लाइबिलिटी ऑफ अननोन अमाउंट। यह खर्च है इस साल का, बट कितना खर्च डोंट नो, अमाउंट इज नॉट श्योर, पता नहीं है। ये आपको इतना टर्म क्लियर है, बैड डेट होगा लेकिन कितना बैड डेट होगा ये पता नहीं। हम लोग स्टार्ट करते हैं बैड डेट से। Y1 में हमने सेल किया, उधार में बेचा, क्रेडिट सेल, कितने का? 5 लाख का। इसमें से 4 लाख रुपया कैश आ गया, 4 लाख रुपया कैश आ गया और 1 लाख रुपए आना बाकी है। तो दिस विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। ये कब आएगा? आप बोलोगे Y2 में आएगा, लेकिन Y2 में पूरा आएगा ये श्योरिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। Y2 में आपको पता चलता है कि इसमें से 200 रुपया डूब गया, 99,000 कितना हो रहा है, 200 रुपया या 2000 डूब गया, 98,000 रुपए ही रिकवर हुए, 2000 बैड डेट हो गया। बैड डेट कितना हुआ Y2 में? 2000। तो बैड डेट एक खर्च है। चल मैं अब इस एग्जाम्पल में बताओ मुझे, ये खर्च Y1 का है या Y2 का है? ये खर्च पता चल रहा है Y2 में। Y1 में तो आप सोच रहे थे 1 लाख, कुछ पैसा डूब जाएगा, कुछ डूब सकता है, ये आपके माइंड में था, कुछ डूब सकता है। कितना डूबेगा पता नहीं, ये कब कंफर्म हुआ? Y2 में। तो कुछ खर्च है, कुछ खर्च है, लेकिन कितना है नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। दिस इज नॉन एक्सपेंसेस, खर्च तो है, या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को बाद में हम लोग कहें, जैसे रिपेयर के लिए आता है या इनकम टैक्स के लिए आता है। आप सिर्फ एक्सपेंस वर्ड पे ध्यान दो। अभी खर्च तो है, बट हाउ मच, हाउ मच, कितने रुपए डूबे, ये तो भैया नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा। वी डोंट नो, हाउ मच इज अनसर्टेन। नॉन एक्सपेंस खर्च है, लेकिन कितना खर्च है हमें नहीं पता। तो जब Y1 के अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं, Y1 के लास्ट डे में आप PL से, Y1 के प्रॉफिट से, टेल मी ये खर्च कौन से साल का होना चाहिए था? ये होना चाहिए था Y1 का, लेकिन Y1 में पता नहीं था, नॉट नोन। तो Y1 के एंड में, जैसे आपके पास प्रॉफिट है, आप सपोज करो आपके पास 50,000 रुपया कैश है, प्रॉफिट आ गया, पूरा कैश आपके हाथ में है, ये प्रॉफिट लेके आप Y2 में जा रहे हो, लेकिन आप सोचो इसमें एक और खर्च हो सकता है, बैड डेट हो सकता है, तो आप पूरा प्रॉफिट लेके जाओगे या उसके लिए कुछ? किसका आवाज कर रहा है? म्यूट कर लो। कि उसके लिए कुछ पैसा यहीं छोड़ देंगे कि भाई हो सकता आप उसको यहीं पर इसी Y1 में ही एक जगह, एक अपने अलमीरे में, एक लॉकर में, एक ड्रॉर में कुछ पैसा रख दोगे कि इस साल का खर्च है, जो पता नहीं कवर तो नेक्स्ट ईयर होगा। हालांकि ऐसा रखते नहीं, हम आपको समझा, माइंड में सेट करने के लिए बोल, सिर्फ बुक में होता है, कोई कैश नहीं रखा जाता, कोई कैश नहीं रखा जाता। बट विल इट बी प्रूडेंट और नॉट
कि इस साल के खर्च को इस साल बुक करें, तभी तो करेक्ट नेट प्रॉफिट निकलेगा इस साल का। सपोज प्रॉफिट इज कमिंग, नेट प्रॉफिट ऑफ Y1 इज कमिंग 2,10,000 विदाउट प्रोविजन, तो ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक बैड डेट जो होने की संभावना है उसके लिए कोई भी अकाउंटिंग नहीं किया है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ पैसा कहां से लाएं, कितना पैसा निकालें, तो ये ऑन एस्टिमेशन बेसिस, आप एक एस्टिमेटेड बेसिस, मतलब क्या बोल सकते हैं, रफ आइडिया या सम कैलकुलेशन, पास्ट एक्सपीरियंस है, सपोज 5% ऑफ इट, 5% कितना हो रहा है, 5,000, 5,000 रुपये आप यहाँ से प्रॉफिट से निकाल लेते हो, अलग कर लेते हो, और बाकी प्रॉफिट को आप Y2 में ले जाते हो, जाके बैलेंस शीट में या बैलेंस शीट में ऐड कर देते हो, बैलेंस शीट ऑफ Y1 में ऐड करते हो, वो Y2 में चला जाता है। ठीक है, तो 5,000 आपने प्रॉफिट से निकाल लिया, मान लिया कि ऐसा हो सकता है, हो गया नहीं, हो सकता है, उसके लिए आपने अलग से एक फंड जनरेट कर लिया, अलग से पैसा को अलग कर लिया ऑन बुक, कोई कैश अलग नहीं हो रहा, कोई ना कैश डेबिट होता है ना कैश क्रेडिट होता है। ठीक है, तो टेल मी आपका पीएल में क्या अंतर आएगा, इफ दिस इज द पीएल विदाउट प्रोविजन, सारे खर्चे आ गए, सपोज ये हम सिर्फ पीएल बना रहे हैं, ट्रेडिंग पार्ट नहीं बना रहे हैं, ये आपका जीपी था 3 लाख का, बहुत सारे खर्चे थे, बहुत सारे खर्चे अलग अलग लिखे हुए हैं, टोटल खर्च हो रहा है 90,000, तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,10,000। ठीक है, अब इसमें से आप और 5,000 निकालना चाह रहे हो, कहाँ निकालोगे, टेल मी, यही इसी पीएल में क्या करोगे, बैलेंस नहीं, बैलेंस क्या नहीं, एक और खर्च को डाल दें, यहाँ 5,000 का एक और खर्च डाल दें, तो बैड डेट लिखेंगे तो इस साल का बैड डेट हो जाएगा, अगर बैड डेट टर्म यूज करनी तो गलत हो जाएगा, तो हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स या बैड डेट जो ये। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आया, अगर प्रोविजन क्रिएट किए, प्रॉफिट उतने ही रुपए से घट गया, एक चीज आपके माइंड में बैठा, ये जितने रुपए से आप प्रोविजन बनाओगे नेट प्रॉफिट उतने ही रुपए से घट जाएगा। अब जर्नल क्या पास किए आप इसके लिए, प्रॉफिट घट रहा है और प्रोविजन बन रहा है, हाँ नहीं, डेटर प्रोविजन टू डेटर, प्रोविजन, यस वेरी गुड आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट घट रहा, बार बार बोले तो प्रॉफिट को डेबिट करना पड़ेगा ना, प्रॉफिट को डेबिट करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी तो एक लेजर है, ये डेबिट हो रहा है। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, यहाँ प्रॉफिट घट रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितना का, 5,000। एक आंसर, ये दिस इज क्लियर इन योर माइंड, एकदम सेट हो गया। जब भी क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, जब भी हम प्रोविजन को क्रिएट करेंगे, पीएल डेबिट होगा, प्रोविजन क्रेडिट होगा। बेटा फिर से याद रखो, डेटर अकाउंट ना तो डेबिट होगा ना तो क्रेडिट होगा, बार बार बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, रेलवे की 2 पटरियां हैं, प्रोविजन अकाउंट और डेटर अकाउंट चलता साथ साथ है लेकिन मिलता कभी नहीं है, तो आप कैसे प्रोविजन डेबिट बोल रहे हो तो डेटर क्रेडिट बोल रहे हो, या डेटर डेबिट, कैसे आप लोग बोल रहे हो, ये कभी नहीं होता। डेटर और डेट, इफ दिस इज डेटर अकाउंट एंड दिस इज प्रोविजन अकाउंट, दोनों कभी एक दूसरे में नहीं जाएगा। आप कभी भी गलती से भी मत बोलना प्रोविजन टू डेटर या डेटर टू प्रोविजन, किसी के भी सामने बोलोगे, अगर उसको अकाउंट्स का नॉलेज है तो वो आपको सीधा बोलेगा कि ये तो बिल्कुल इसको पता नहीं है, एकदम रॉ भी नहीं है, तो इसको कोई नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग का। ठीक है, प्रोविजन और डेटर पैरेलल जाता है लेकिन मिलता कभी, दोनों में लिंक है लेकिन दो अलग अलग अकाउंट है। ठीक है,
चलिए Y1 का अकाउंटिंग प्रोविजन क्रिएट हो गया, क्या और कोई एंट्री होगा प्रोविजन के लिए? जी नहीं, सिर्फ एक जर्नल याद रखना है, PL2 प्रोविजन, दूसरा कोई जर्नल नहीं है। अब सारा खेल हम लोग कहाँ देखेंगे? लेजर में देखेंगे, लेकिन ये जर्नल कभी नहीं भूलेंगे। आगे बढ़े हम, तो हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट कर रहे हैं, तो जरूर डेटर होगा। अब दो लेजर साथ साथ चलेगा, लेकिन डेटर में कभी प्रोविजन नहीं दिखेगा और प्रोविजन में कभी डेटर नहीं दिखेगा। ये डेटर अकाउंट है और ये प्रोविजन अकाउंट, ठीक है। 3 साल 4 साल का हम बना सकते हैं, सिर्फ लंबा खींच लिए। ओके, चलिए ये पहला साल है Y1, ये डेटर, this is debtor account and this is provision for bad and doubtful debts, right? And Y1 में कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता कोई भी अकाउंट का। शुरुआत के साल में कभी भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं रह सकता, तो वी डोंट हैव एनी डेटर, वी डोंट हैव एनी प्रोविजन, ठीक है। हमने उधार में बेचा इस साल, टू सेल। नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछ लेना। डेबिट क्रेडिट अब हम बार बार नहीं बोल रहे हैं, डेटर एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। इनमें से पैसा आ गया, बाय कैश आ गया, कितना आ गया? 4 लाख। 1 लाख आना जो बाकी है, तो बाय बैलेंस CD कितना? 1 लाख, राइट। अब आपको लग रहा है इस 1 लाख में हो सकता है 5,000 तक डूब जाए, तो आपने एक सिंगल जर्नल पास किया। क्या जर्नल पास किया? PL डेबिट, आपने जर्नल पास किया प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन। कितने का? आप सोचते इसका 5% डूब सकता है, ठीक है, तो इसका 5% हो गया 5,000 रुपए, राइट। अब इस जर्नल से प्रोविजन अकाउंट में आपका क्या, यहाँ पर लास्ट डे, प्रोविजन जब भी बनाते हैं लास्ट डे बनाते हैं, लास्ट डे प्रोविजन क्रिएट होता है हमेशा, साल भर नहीं, ठीक है। क्या लिखेंगे आप हम लोग यहाँ पर? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना रुपया? 5,000। अब इस अकाउंट को क्या करें बेटा? इसको अगले साल ले जाना है CD, ठीक है। इज दिस क्लियर? अगले साल चले, तो अगले साल ये CD, इनका भी BD बना 1 लाख, और प्रोविजन विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस 5,000, राइट। ओके, अब बोलो दूसरे साल क्या होगा? साल भर फिर हम लोग कुछ बेचेंगे ना, साल भर बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? उधार में भी बेचेंगे, तो क्या चले, फिर से क्रेडिट सेल होगा क्या? बिल्कुल होगा। इस बार कितना रुपए का बेचे? 6 लाख का बेचे। कुछ पैसा रिकवर जरूर होगा, तो बाय कैश आएगा। कितने का आया? तो 4,50,000 आया सपोज। कुछ पैसा अब डूबा एक्चुअल में, वही Y1 का, Y1 में कितना आना बाकी था? 1 लाख रुपया, और इसमें से 3,000 रुपया डूब गया, एक्चुअल में बैड डेट हो गया बेटा यहाँ, बट इट रिलेट्स टू Y1 नो डाउट, लेकिन पता चल रहा है Y2 में। अब बताओ बैड डेट का एंट्री पास करना पड़ेगा कि नहीं? बैड डेट का क्या जर्नल होता है? बैड डेट का क्या जर्नल होता है? बैड डेट टू डेटर। तो आप एंट्री पास किए, क्या एंट्री किए? बैड डेट टू डेटर। अब इस एंट्री से लेजर में कहना ही राइट ही है बाय बैड डेट, लिखना चाहिए ना। कितना? 3,000। अच्छा, ये बैड डेट एक खर्च है, खर्च क्लोज होके PL में जाता है। तो एक और जर्नल बताओ कि बैड डेट से, बैड डेट का पहला जर्नल तुमने बताया बैड डेट टू डेटर, और सेकंड जर्नल इस बैड डेट को आप क्लोज कर देते हो, PL में ट्रांसफर कर देते हो, वेरी गुड। लेकिन किस केस में? जब प्रोविजन नहीं रहता है, प्रोविजन का अकाउंट नहीं खोलते तो हम PL एकदम सही है, लेकिन जब प्रोविजन रहता है बेटा, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, है ना। तो ये सेकंड जर्नल आपने पास किया, प्रोविजन टू बैड डेट, और उसका इफेक्ट क्या हुआ इस प्रोविजन अकाउंट में? एक बार आप जैसे ही यहाँ बाय बैड डेट लिखे, तुरंत आपका माइंड को बोलेगा यहाँ पर टू बैड डेट होगा। कितना रुपया? 3,000, राइट, ठीक है।
देखो पिछली बार सोचा था 5,000 डूब सकता है, लेकिन मात्र डूबा 3,000, मतलब 2,000 आप पिछली बार पीएल से एक्स्ट्रा निकाल के ले आए थे, है ना। हो सकता है, एस्टिमेट है, गलत हो सकता है। हम लोग भविष्य के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। हम लोग 100% श्योर नहीं बोल सकते थे कि 3,000 का ही प्रोविजन करो, वो तो अनुमानित फिगर है, एस्टिमेटेड फिगर है। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकालते। इतना ही काम हुआ टोटल, इसको आप क्लोज करिए। ये 7 लाख है। 7 लाख में कितना बैलेंस बच रहा है, प्लीज टेल मी। ओके, ठीक है। 2,47,000 आपका डेटर है, और क्योंकि डेटर है तो आपको टेंशन है, रात को नींद नहीं आ रही है। 2,47,000 रुपए आना है, आना है, आना है, आया नहीं, डूब सकता है। कितना डूब सकता है? 5% चेंज भी हो सकता है बेटा, अनुमान आप हमेशा बदल भी सकते हो, लेकिन अभी हम लोग 5% ही मान रहे हैं, ठीक है। तो आप फिर टेंशन में आप बोले 5% इसका डूब सकता है, तो 5% का कितना अमाउंट आ रहा है प्लीज? 12,350। तो 12,350 कहाँ लिखोगे यहाँ पर? ये प्रोविजन में यही 4 चीज होता है, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग, जो एक्चुअल में डूबा टू बैड डेट, और जो इस बार पीएल से निकाले। सब हो जाएगा, अपने आप होगा, तुम देखना। अब ये जो 5, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, इसका 5%, ये क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग से क्लोजिंग का रिश्ता होता है। प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस डेटर के क्लोजिंग बैलेंस का 5% है, ये आपने बोला है, ये आपने माना है। तो 12,000 यहाँ है, 12,000 प्लीज टेल मी 300 पर। इज दिस क्लियर? 12,350 यहाँ नहीं है। क्लोजिंग का क्लोजिंग से रिश्ता होता है, और ओपनिंग का ओपनिंग से रिश्ता होता है। तो अगर बोलता है प्रोविजन को 5% रखना है, तो आपका डेटर का जो क्लोजिंग है उसका 5% प्रोविजन का क्लोजिंग होगा। इज दिस क्लियर? ऊपर से पार नहीं ना, समझ में आ रहा है? ओके, दिस शुड बी लिंक्ड, क्लोजिंग शुड बी लिंक्ड विथ क्लोजिंग। अब प्रोविजन अकाउंट बंद कीजिए। दिस इज 15,350 माइनस 5,000, 10,350। पीएल से कितना निकालेंगे? 10,350। या पीएल अकाउंट अगर हम लोग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सारा खर्च के नीचे पीएल में प्रोविजन कहाँ दिखता है? डेबिट साइड दिखता है, तो सारा खर्च लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट के जस्ट ऊपर आप सारा प्रोविजन करते हो, ये प्रोविजन का जगह, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सब नीचे खर्चों के बाद आफ्टर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 10,350। तो नाउ एनीवन, कोई मुझे आंसर देगा? प्रोविजन तो करना था 12,000 इस साल के लिए, तो हम 10,350 ही क्यों निकाले? यस यस, माने तो थे लेकिन निकाले कम क्यों? माने तो थे आप 12,350, तो निकाले 10,350 क्यों? पिछले साल यू हैव टोल्ड मी कि पिछले साल जो ज्यादा निकाल लिए थे, उस वही 2,000 अभी एडजस्ट हो गया, वही 2,000 उससे एडजस्ट करके हम लोग कम निकाल, पिछली बार का निकला हुआ है ना। हम क्या बोले, आप ड्रॉर में 2,000 5,000 रख के आए थे बैड डेट के लिए। फिजिकली ऐसे सोचो, आपने एक ड्रॉर में 5,000 रख दिया कि इससे बैड डेट को मेकअप करेंगे, बैड डेट के लिए मात्र 3,000 निकाले, तो अभी भी इसमें ड्रॉर में 2,000 पड़ा हुआ है, और उसको 12,350 करना है टोटल, तो और कितना डालोगे? 10,350। और कभी मान लो उल्टा भी हो सकता है, हम 5,000 निकाले और बैड डेट 6,000 हो गया, तो 1,000 ज्यादा निकालना पड़ेगा। दिखाएं उसको कि छोड़ दें इस क्वेश्चन को? हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, पहला टॉपिक इज ओवर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। एक क्वेश्चन है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 70,000, ठीक है।
प्रोविजन का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5,000, ठीक है। फर्दर बैड डेट लिखा है, मतलब अभी तक फर्दर बैड डेट 8,000। फर्दर मतलब और बैड डेट, मतलब इस डेटर में पहले भी बैड डेट हुआ होगा, इसके बाद और बैड डेट 8,000 भी हुआ है, ठीक है। बस यही चीज दिया हुआ है। ऐड होता है जब हम लोग पूरा फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और ये और बैड डेट हुआ 8,000, ठीक है। एंड मेंटेन प्रोविजन at 10% of data. प्रिपेयर अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर डेटर अकाउंट एंड प्रोविजन अकाउंट। दो अकाउंट खोल दीजिए, दो अकाउंट खोलिए, एक डेटर अकाउंट और एक प्रोविजन अकाउंट। डेटर अकाउंट और एक प्रोविजन अकाउंट। बेटा कुछ नहीं समझ में आया तो ओपनिंग बैलेंस तो समझ में आ ही रहा है, कहाँ लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस लिख दो। डेटर में ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, प्रोविजन में ओपनिंग बैलेंस किस साइड होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड। वेरी गुड। तो दो आइटम तो खत्म हो गया। बैड डेट, हाँ बोलो मैम 9,000 आंसर दे रहे हो? पता नहीं मुझे, अभी हम बना रहे। चलिए बैड डेट हुआ 8,000, टेल मी कहाँ जाएगा बैड डेट, कहाँ जाएगा? ये सच में हुआ, एक्चुअल में हुआ तो डेटर घटेगा ना। बैड डेट हुआ तो डेटर में क्रेडिट होगा, ये बहुत सिंपल सा चीज है। और बैड डेट दो जगह जाता है बेटा, एक यहाँ और दूसरा प्रोविजन में टू बैड डेट, ठीक है। 8,000, ठीक है। डेटर को क्लोज कर दो, सीडी निकाल दो। हाँ एक्चुअल में इसको कहाँ डालोगे? बैड डेट का क्या एंट्री है? गुनगुन टेल में बैड डेट का क्या एंट्री पास किया तुमने? तुमने एंट्री पास किया नहीं, प्रोविजन नहीं, बैड डेट टू डेटर, बैड डेट का ये एंट्री होता है। तो बैड डेट डेबिट में खड़ा रह गया, एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको कहीं ना कहीं क्लोज करना है, टू बैड डेट करना है। अगर प्रोविजन आप नहीं मेंटेन करते तो सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस करते, लेकिन अभी प्रोविजन है तो आप उसकी जगह प्रोविजन लिख दोगे और प्रोविजन में टू बैड डेट हो जाता है, ठीक है। अब ये इसका क्लोजिंग कितना निकल रहा है? 62,000, राइट, ठीक है। प्रोविजन को बंद करो। प्रोविजन टेल में 1,000, 3,000। इस सेंटेंस को बोलो, मेंटेन प्रोविजन एट 10% ऑफ डेटर। 3,200 ठीक है बना रहे हैं, ठीक है, बोलिए बनाइए बनाइए, भूलिए नहीं। क्या यहाँ पर टू बैलेंस सीडी लिखना है? कितना लिखना है? कितना? 3,200 एक आंसर आया, दो एक ही आंसर दो जगह से आया है, 6,200। क्या ये करेक्ट है? कहाँ से आ गया 6,200? यस, इसका क्लोजिंग का 10%, सीडी का सीडी से कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन। क्लोजिंग का क्लोजिंग से और ओपनिंग का ओपनिंग से भी हो सकता है। अभी हम और क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है। तो आप पीएल से कितना निकालोगे? 9,200, ये 14 हो रहा है ना। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। किसको नहीं समझ में आया टेल मी? हो गया? नहीं भूलेंगे? तो अब ये बताओ, हमारे पास
बैलेंस शीट में क्या जाएगा, पीएल में क्या जाएगा. दिस इज माय बैलेंस शीट, दिस इज माय पीएल एंड दिस इज बैलेंस शीट. मुझे 3 फिगर चाहिए. 1 मिनट तुम लोग आराम से. टू प्रोविजन कितना आएगा, डेटर कितना आएगा और लेस प्रोविजन कितना आएगा. ये तीनों फिगर बताओ. पीएल में कितना जाएगा, 9,200 पीएल में जाएगा. वेरी गुड. बैलेंस शीट में डेटर कितना जाएगा, डेटर कितना जाएगा, प्रोविजन नहीं पूछ रहे हम, डेटर कितना जाएगा. सिंपल है बेटा. लेजर का क्लोजिंग बैलेंस 62,000 जाएगा. डेटर कितना जाएगा, 62,000 से जाएगा. और प्रोविजन का भी क्लोजिंग बैलेंस 62,100 से जाएगा, जो लेस होके बाहर दिखे. क्लोजिंग डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट नहीं. इसे बार बार पूछे थे. डेटर देखो दोनों और दो अलग अकाउंट है. ये डायरेक्ट जो हम लोग बोलते हैं ना, उसी चक्कर में गलत होता है कि डेटर से लेस कर दिए, लेकिन एक्चुअल में दोनों खड़ा है, दोनों अकाउंट है, दोनों साथ साथ चल रहा है, दोनों का सीडी जाएगा. यस बेटा, सिर्फ इन दोनों का नहीं, बैलेंस शीट में जो भी जा रहा है वो हर अकाउंट का सीडी जा रहा है, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो कोई भी अकाउंट हो, सबका क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में जा रहा है. हाँ हाँ बिल्कुल देंगे. अभी हम अभी छोड़ेंगे थोड़े. चलिए, डेटर ओपनिंग बैलेंस 80,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000, बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर 12,000, के कैश सेल कितना ले लें, 1,00,000. Provision is maintained 10% of data. Number 1, prepare debtor account and provision account. Debtor account and provision account, दो अकाउंट बनाइए. एक डेटर अकाउंट बनाइए, एक प्रोविजन अकाउंट. प्रोविजन फॉर बैड डेट. सॉरी, कैश कलेक्ट सेल नहीं, कैश कलेक्शन है फ्रॉम डेटर्स. दिस इज कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, नॉट कैश सेल. नहीं दिया हुआ है, निकालना है. यहाँ लिखा प्रोविजन इज मेंटेन 10% ऑफ डेटर. डेटर अकाउंट बन गया. डेटर अकाउंट कैसा दिख रहा है, यहाँ 80,000 है. कैश कितना आया, और इसके नीचे और कुछ आएगा, बाय बैड डेट आएगा. कितना से आएगा, 12,000. और क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000. टोटल इज 2,25,000 हो रहा है, 32. तो यहाँ पर इसका बैलेंसिंग फिगर क्या निकाले, 1,52,000. ये क्या है,
टू सेल, वेरी गुड, टू सेल या क्रेडिट सेल, सेल ऑन क्रेडिट, राइट। डेटर अकाउंट सबका बना, डेटर अकाउंट में कोई दिक्कत आया, बिना प्रोविजन के डेटर अकाउंट बन सकता है आराम से। कहाँ नहीं समझ में आया गुनगुन, मुझसे पूछो। ये कैश कलेक्शन ये यहाँ आएगा, बैड डेट यहाँ, ये नहीं दिया होता, दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर, ये आपको मानना पड़ेगा ना कि बैलेंस। तो क्या लिखेंगे, डेटर किससे बढ़ता है, मोस्ट कॉमन रीजन डेटर बढ़ता है सेल से, तो ये हमारा एजम्पशन भी और यही होगा भी, ठीक है। चलिए सबका हो गया तो प्रोविजन को आगे बढ़ाएं, प्रोविजन अकाउंट स्टार्ट किया जाए। टेल मी ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, नहीं दिया लेकिन मेंटेन, आपको परसेंट दिया हुआ है। सीडी का सीडी से रिश्ता है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो वेरी गुड। ओपनिंग का ओपनिंग के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा कि नहीं होगा, वेरी गुड। अगर क्लोजिंग का क्लोजिंग से, अरे भैया वही क्लोजिंग तो अगले साल ओपनिंग बन जाता है। कैन आई राइट हियर 8000, किसी को डाउट है कि 8000 नहीं होगा, टेल मी कहां से आया 8000, डेटर का, क्योंकि यहाँ पर 10% दिया है, क्योंकि यहाँ पर 10% दिया है, तो डेटर का ओपनिंग का 10%, ठीक है। तो क्लोजिंग में हम तुरंत लिख सकते हैं क्या 12000, कैन आई राइट हियर 12000, क्लोजिंग का 10%, इतना आसान है, बस समझने का, बस आपके माइंड में क्लिक करने भर का दे रहे। दो चीज और बता दो, टू बैड डेट होगा यहाँ पर कि नहीं, कितना होगा 12000, तो पीएल में कितना जाएगा आप बता दो, 16000, ठीक है। किसी को डाउट, क्लियर हुआ। अब एक चीज मुझे ये बताओ कि कहाँ से आया, आप तुम बताओ, तुम ही बताओ। इसका 10%, ओपनिंग का 10% और क्लोजिंग का 10, ओपनिंग का ओपनिंग में बैठा दिए, क्लोजिंग का क्लोजिंग में बैठा दिए, बैड डेट जितना वो था डेबिट कर दिए, पीएल बैलेंसिंग फी का, पीएल में कितना जाएगा अब ये बताओ, फटाफट बताओ। पीएल में यहाँ पर 16000 जाएगा, और बैलेंस शीट में कितना जाए, डेटर कितना जाएगा, वेरी गुड, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है ना, डेटर क्लोजिंग बैलेंस इज 1,20,000, और प्रोविजन कितना जाएगा, बाहर कितना आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन, अब समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट पे, हमें जैसे दिया रहता है, फाइनल अकाउंट में एक ट्रायल बैलेंस रहता है, और ट्रायल बैलेंस में डेटर रह सकता है, देखो और ये और कुछ नहीं है, बस ये है, टेल मी, उठा के इसको रख दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट में, मुझे बताओ। सब हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, 3-4 एग्जांपल लेंगे। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 1, इससे प्रोविजन भी आएगा, अभी विदाउट प्रोविजन है, अभी प्रोविजन भी आएगा। दिस इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बोलो डेटर कहाँ जाएगा, कितना रुपए से जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड 1 लाख, बैड डेट कितना जाएगा, कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा, बैड डेट एक ही जगह जाएगा, अरे बच्चों आप लोग बोलो, ऑनलाइन वाले बच्चे साइलेंट क्यों हो। Yes, ma'am. यस मैम नहीं सुनना है जसमीत, Yes, आंसर ma'am. एक ही दीजिए, जगह जाएगा. एक ही जगह जाएगा। क्या ये डेटा से लेस होगा या नहीं होगा, No, ma'am. Less already हुआ है. वेरी गुड आंसर बेटा। बार बार जिनको भी कंफ्यूजन है, तो हम लोग क्या जानते हैं, और अगर ट्रायल बैलेंस में है तो आप ये एंट्री पास कर चुके हो, बैड डेट टू डेटर ये हो चुका है, डेटर ऑलरेडी 3000 से घट चुका है, और इस
यस डेटर होगा 1,03,000 पहले, ये एंट्री पास हुआ होगा ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, और उसके कारण बैड डेट डेबिट बैलेंस दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में 3,000 और डेटर दिख रहा है 1,00,000। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, अभी आ रहे हैं, हम तो बोले बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, यही बैड डेट अगर एडजस्टमेंट में रहता, मतलब यहाँ पर है डेटर, सिर्फ डेटर, या बैड डेट भी है, चलिए बैड डेट है 3,000, इसके अलावा फर्दर बैड डेट, फर्दर मतलब और बैड डेट, फर्दर का मतलब और ज्यादा, ठीक है, एक पिज्जा खा लिए, एक और पिज्जा, बैड डेट हो गया, और बैड डेट, ठीक है, फर्दर बैड डेट कितना? 5,000। अब बोलो बेटा, खर्चा तो डेबिट ही होगा। अब बताओ, हाँ डेटर, अच्छा ये एक जगह जाएगा ना, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक जगह जाएगा, राइट, ये एक जगह जाएगा, और एडजस्टमेंट में है तो 2 जगह जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा? एक डेबिट के अब ये एंट्री पास हो रहा है बैड डेट टू डेटर, अभी तक नहीं पास हुआ था 5,000 के लिए, अब पास हो रहा है। 3,000 के लिए पास होने के बाद आपने बनाया था, अब 5,000 के लिए अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पास हो रहा है, ठीक है। तो अब बैड डेट खर्चा के रूप में पीएल में ऐड हो गया, और डेटर लेस हो रहा है ना, यहाँ लिख रहे बैड डेट, लेकिन आप बैड डेट के रूप में डेटर को घटा रहे, एक्चुअली आप डेटर को कम किया जा रहा है 5,000 से, जो भी आएगा बाहर। क्लियर? कंफ्यूजन के लिए 2 बार यहाँ बैड डेट दे देगा, ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे एक अकाउंट एक ट्रायल बैलेंस में एक ही नाम से दिखता है, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अभी तक बिना प्रोविजन का था, देख लो भाई, अगर एक अंदर लिखा हुआ है तो एक एक जगह गया, और जैसे ही बाहर लिखा रहा तो 2 जगह गया। अब प्रोविजन की एंट्री हो रही है। अब हमारे एग्जांपल 3 में बैड डेट के लिए प्रोविजन भी रहेगा। चलिए स्टार्ट करें। तो दिस इज आवर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेटर 80,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट 8,000। देखो कुछ डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख रहा है 10% का, मैंने बनाया ऐसे, अलग भी दे सकता है, बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं। अगर मान लो ये दे देता 2,680 रुपया दे देता, ठीक है, दिया है उतना ही मानेंगे, बट जनरली इसमें कोई रिलेशनशिप होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज फर्दर बैड डेट। बैड डेट हुआ, कितने का हुआ? सपोज 5,000, and provision is to be kept at कितना परसेंट मान ले? 10% ऑफ डेटर। बोलिए। फिर डेटर में पहले अकाउंट की बात कर रहे हो या डेटर जाएगा बैलेंस शीट में 80,000 से जाएगा, 80,000 से जाएगा, बैड डेट 5,000 लेस हो जाएगा, उसमें से कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा हम और पहले क्लैरिटी लाओ, क्या होगा? एक डेटर अकाउंट एक प्रोविजन अकाउंट बना सकते हो? हाँ, डेटर अकाउंट का बैलेंस कितना दिखेगा? ओपनिंग बैलेंस 80,000 जो दिया, ठीक है, और प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना दिखेगा? 8,000, ठीक है। इसके बाद बैड डेट हुआ, यही ना लिखा है, फर्दर बैड डेट हुआ कितने रुपए का? 5,000। कहाँ जाओगे, कहाँ जाएगा ये बैड डेट? क्या यहाँ पर बाय डेटर होगा, बाय बैड डेट होगा?
कितना रुपया है, और यहाँ पर प्रोविजन में भी आप डाल दोगे टू बैड डेट 5,000, और इसका सीडी जैसे ही बैड डेट लिखेगा इसका ये जो बैलेंस है बदल जाएगा ना, 75,000 हो गया, 10% है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अच्छा, अब इसका सीडी 8,000 नहीं रहेगा, ये 8,000 जो है ठीक है जो भी है, लेकिन यहाँ पर अब इसका सीडी 7,500 होना चाहिए, क्लोजिंग का क्लोजिंग के साथ रिलेशन। तो अब पीएल से कितना निकालेंगे, टेल मी, कितना आ रहा है ये 12,500, तो 4,000, ओके। ये दो रफ में मतलब कि कैलकुलेशन पार्ट, ये क्लियर हुआ कैलकुलेशन। अब आते हैं हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग पीएल में और बैलेंस शीट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैड डेट, तो टर्म अभी मैंने यहाँ पर था ही नहीं, जो भी बैड डेट था वो खत्म हो चुका है बेटा। एक बार आपने बैड डेट को डेबिट किया और एक बार क्रेडिट भी कर दिया, डेबिट करके यहाँ लाए ना और क्रेडिट करके यहाँ लाए, पीएल में क्या जाएगा ये बताओ, 4,500 टू प्रोविजन जाएगा, ठीक है। और डेटर कितना से यहाँ आएगा, अगर आप सीधा अकाउंट बना चुके हो ना तो वहां ज्यादा अंदर पच मत करो, सीधा अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल के लो 75,000 लेस प्रोविजन करो 7,500 और बाहर निकाल दो, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या आपका मन ये बोल रहा है यहाँ बैड डेट भी आना चाहिए था, बैड डेट फर्दर बैड डेट हुआ है 5,000 का, पिछला क्वेश्चन में तो मैम ने किया था, ये देखो पिछला क्वेश्चन में हम लोग डाल रहे थे ना, कहाँ गया, ये देखो बैड डेट पीएल में डाले थे, हाँ तो यहाँ कहाँ गया, जैसे ही प्रोविजन आया से एडजस्ट कर दिए। वेरी गुड वेरी गुड, जैसे ही प्रोविजन आया बैड डेट पीएल में नहीं जाता है, बैड डेट प्रोविजन अकाउंट में चला जाता है, पढ़े थे तो यही देखो ये बैड डेट प्रोविजन में चला गया, हौच पौच हो गया। फिर अब बताओ, हम तो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि छोटे छोटे, इसको घर में जाके सारे क्वेश्चंस को देखना, फिर से छोटे छोटे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं। बेटा बैड डेट का एंट्री क्या होता है, गुनगुन फिर से मुझे बताओ, बैड डेट का एंट्री क्या होता है, तो आप बोलोगे बैड डेट टू डेटर। तो ये बैड डेट का लेजर खोलते हैं, बैड डेट का लेजर अभी तक नहीं खोले थे, लेकिन अब और हमको नीचे मतलब और थोड़ा लो लेवल पर हम जाके आपको समझा रहे हैं। टू डेटर आएगा, इसका बैड डेट का जर्नल करेंगे, जर्नल का पोस्टिंग करेंगे, टू डेटर आएगा जो भी अमाउंट है, और आप इसको बंद करोगे, नॉमिनल अकाउंट है कहाँ चला जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस में। और इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में आपको जैसे सैलरी दिखता है वैसे बैड डेट दिखता है, क्योंकि सैलरी भी बंद होकर के वहीं जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रोविजन मेंटेन कर दे तो हम पीएल नहीं लिखते हैं, पीएल की जगह प्रोविजन, तो वो पीएल में क्यों दिखेगा, जब पीएल में हम ट्रांसफर ही नहीं कर रहे, हम तो प्रोविजन में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़े क्वेश्चन, अब देखो डेटर 1,40,000, बैड डेट 6,000, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 25,000, कैसे भी दिया हुआ, कोई रिश्ता होगा हमें नहीं पता, परसेंट नहीं लिखा है, 25,000 दिया, ओपनिंग ठीक है, ठीक है। यहाँ पर पहला इंफॉर्मेशन, फर्दर बैड डेट 8,000, मेंटेन प्रोविजन कितना परसेंटेज, जितना आप बोलोगे 10% हल्का रहता है,
10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। 10% ऑफ डेटर। बेटा आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो ट्रेडिंग पीएल भी बनाना है, लेकिन हम लोग दो वर्किंग में दो अकाउंट बना के इसको काम करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा वर्किंग में? हाँ, एक डेटर अकाउंट खोल देंगे हम लोग और एक प्रोविजन। इस सब ये तीनों एक, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है तो एक एक जगह जाएगा। पहले तो ट्रायल बैलेंस का काम खत्म करो। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका ओपनिंग कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। कहने राइट है 1,40,000। अब ये बैड डेट ये पीएल में जाता है ना, लेकिन अगर प्रोविजन है तो यहाँ पर हम इसको प्रोविजन लिखते हैं, में प्रोविजन में इसको बैड डेट लिखते हैं, ये जो ऑलरेडी हो चुका है 6,000 से। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर वो डेटर से लेस किया हुआ है बेटा। डेटर था 1,46,000, आप ऐसे समझो ऑलरेडी लेस किए तब ना वो ट्रायल बैलेंस के अंदर घुसा, नहीं तो घुसता ही नहीं। उसका जर्नल पास हो चुका, उसके बाद ट्रायल, जर्नल पास होने के बाद ट्रायल बैलेंस बना। ठीक है, ये हुआ आपका ट्रायल बैलेंस से इंफॉर्मेशन हमने ले आया। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की ओर। फर्दर बैड डेट 8,000। अच्छा 8,000 बैड डेट और हुआ, कहाँ जाएगा बताओ? एक और हुआ तो डेटर में यहाँ बैड डेट लिखे, और ये बैड डेट का सेकंड टाइम कहाँ चला जाएगा? टू बैड डेट। राइट, ठीक है, संभल के धीरे धीरे आगे बढ़ो, सोचो, क्योंकि आज सीख लेंगे तो आगे तो आप फास्ट कर ही लोगे, फास्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ बैलेंस सीडी है, लेकिन कितना है? तो अमाउंट नहीं दिया, 10% ऑफ डेटर दे दिया है, तो पहले डेटर को निकालना पड़ेगा बाय बैलेंस सीडी। कितना हो जाएगा? 1,00,000। अकाउंट को क्लोज करो एक बार, आप लोग एक बार अकाउंट को क्लोज करो। What is its closing balance amount? Is it 13200? 13,200। ठीक है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,200, सिर्फ 2,200, डबल टू डबल। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी उल्टा साइड भी आ सकता है। अगर सपोज करो ये कम हो गया, 25,000 से कम हो गया इसका टोटल तीनों का, तो इधर भी आ सकता है। कोई मतलब कोई घबराने वाला चीज नहीं है। तो पीएल में वो क्रेडिट साइड लिखेंगे उस समय। अभी तो डेबिट साइड लिख रहे हो, वहां पर क्रेडिट साइड फिर लिखना पड़ेगा, हो सकता है। ठीक है, हाँ डेबिट साइड। ठीक है, अकाउंट। अब बताओ, ये तो हमारा वर्किंग हुआ, अब हमें बनाना क्या था? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? तो ट्रेडिंग पीएल में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में टू क्या लिखेंगे? 2,200, और नाम क्या देंगे? बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, और बैलेंस शीट में डेटर क्लोजिंग का, क्लोजिंग से बस यहाँ पर सब क्लोजिंग बैलेंस आता है, लेस प्रोविजन 13,000। जैसे ही अकाउंट बना है आपको कोई गड़बड़ नहीं हुआ माइंड में, क्लोजिंग को उठा करके रख दिया। यहाँ बहुत सारा लिखना, पहले डेटर में से डेट बैड डेट लेस करना है, फिर कुछ नहीं, सीधा ऐसे। ठीक है, और जो भी आएगा आउटर कॉलम। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन, क्या यहाँ बैड डेट आएगा? बैड डेट कहाँ जा चुका? ऑलरेडी प्रोविजन में जा चुका।
हाँ, अगर प्रोविजन इस साइड होता तो यहाँ आता बाय प्रोविजन फॉर डेटर में तो वो तो क्लोजिंग जा रहा है ना, उससे तो क्या मतलब, उससे तो क्लोजिंग का मतलब, यहाँ तो पीएल का मतलब है, बात हमेशा क्लोजिंग ही जाएगा, माइनस ई होगा, ऐड नहीं। ठीक है, तो प्रोविजन क्लियर हो गया, टाइम भी हो गया लगभग। एक और प्रोविजन था बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डिस्काउंट अब आप कर लोगे, डिस्काउंट का जब क्वेश्चन आएगा ना, कोई क्वेश्चन आएगा उसको बनाने का कोशिश करना, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, अदरवाइज डिस्काउंट पे कुछ शेयर नहीं है। चलिए आप लोग के क्वेश्चंस जो बना रहे हो उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके आ रहा है या सिर्फ यही आ रहा है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ही आ रहा है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी आ रहा है? देखो ये भी अब आज इतना बढ़िया से आप लोग को समझ में आया, तो हम नहीं चाहते कि हम और ज्यादा बढ़ा करके उसको तोड़े। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को ले लेंगे। आज से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल अभी उसको बता देंगे तो हो सकता है ये जो लेयर्स बैठा है वो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको रिवाइज करो और क्वेश्चंस बनाओ। क्वेश्चंस मतलब बड़े क्वेश्चन जो 12 नंबर 20 नंबर को कवर करने वाला एग्जाम में, ठीक है, मतलब फाइनल अकाउंट के बड़े क्वेश्चंस पे ये एक वर्किंग है, और इस वर्किंग के लिए आप वर्किंग नोट में डेटर अकाउंट बना रहे हो, प्रोविजन अकाउंट बना रहे हो, और उस जैसे ही वो दोनों अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग पीएल कितना आसान हो जाता है ना, फिर उसमें आपका माइंड बिल्कुल क्लियर कट आगे देखता है। दिखा सकते हो, इसी बैड डेट को हम लोग दिखा सकते थे। कैसे दिखाते पता है? आप लिखते टू बैड डेट जो बैलेंस शीट में दिया था, कितना था 3000, फर्दर बैड डेट ऐड, फर्दर बैड डेट 5000, ये हो गया 8000, ऐड न्यू प्रोविजन जो भी रहेगा लेस ओल्ड प्रोविजन। न्यू प्रोविजन मतलब पता है क्या है? ये बैलेंस सीडी वाला है, और ओल्ड प्रोविजन क्या है? बैलेंस बीडी। लेकिन बेटा कब तक ये दिखाओगे, कब तक? आप आगे बढ़ोगे, हायर अकाउंटिंग करोगे, और टफ से टफ क्वेश्चन आते जाएगा, और वहां पर ये एडलेस आपको परेशान करेगा। हम लोग तो कब का ये 12th के बाद छोड़ दिए, या जब से ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया, नेवर आई गो फॉर एड और लेस। अच्छा आप ही बताओ ना, क्या आपको क्या समझ में आ रहा है, वो बेटर है या ये बेटर है? वो अगर समझ में आ चुका है तो आप उसी के अकॉर्डिंग बढ़ो, ठीक है। कोशिश करो 2-4 क्वेश्चन बनाओ, बनेगा, ठीक है। और ये हायर अकाउंटिंग के लिए यही बेटर है। ओके, स्टेप बाय स्टेप 5-6 एग्जांपल्स हम लोगों ने जो लिया, विदाउट प्रोविजन 2 एग्जांपल था, एक बार बैड डेट ट्रायल बैलेंस में था, एक बार नहीं था, और उसके बाद प्रोविजन के साथ, एक बार सिर्फ प्रोविजन था, बैड डेट नहीं था ट्रायल बैलेंस में। फिर सो मेनी एग्जांपल्स हमने लिया, उसको घर जाकर रिवाइज करो, और सिर्फ रिवाइज नहीं करो, अपना मेन क्वेश्चंस बनाओ, ये सब आएंगे वहां पर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। आज का क्लास यही ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू।